हाय, वेलकम बैक। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। अकॉर्डिंग टू एसएससी डिपार्टमेंट सीजीएल के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 22 और 23 ऑफ सितंबर। सो अपने पास मोटा मोटी 40 डेज़ बचे हुए हैं एंड इन 40 डेज़ में हमें कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है सो दैट हम बाकी स्टूडेंट्स से एज ले पाएँ। एंड आपने लास्ट 8 महीने 10 महीने क्या किया है वो मैटर कम करेगा रादर देन कि आपने इन लास्ट 40 डेज़ में अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है, अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरा नेक्स्ट 40 डेज़ तक सब्जेक्ट का क्या प्लान रहेगा। एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या 70 टू 80% भी सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं विथ मैथ्स। मैथ्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा पीवाईक्यू प्रैक्टिस, सेकंड मॉक टेस्ट एंड थर्ड होगा एनालिसिस। पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको कौन से करने हैं? आपको स्टार्ट करना है 2025 के पीवाईक्यू से एंड पीछे जितने साल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करने हैं। डेली आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। आप अरिथमेटिक एंड एडवांस के 2 चैप्टर उठाने हैं और उनको कंप्लीट करना है एक दिन में ही। इसमें आप 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने लगाने हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं सीजीएल के, सीपीओ के एंड सीएचएसएल के। ये आप स्टार्ट करेंगे 2025 के से एंड आई होप कि 2025 के सीजीएल के मॉक टेस्ट तो अभी तक आपने दे ही लिए होंगे। अब इसके बाद पीछे के जितने भी एग्ज़ाम्स हो रखे हैं सीजीएल के उनको देने का ट्राई करना है। रोज़ 2 से 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देने हैं सो दैट आपकी स्पीड इम्प्रूव हो। एंड स्पीड के साथ ही एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है रीजनिंग एंड मैथ्स में। अपनी एक्यूरेसी को 90% अबव रखना है हर मॉक टेस्ट में एंड टारगेट करके चलना है कि चाहे वो पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट हो या प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट हो, उसमें 40 प्लस स्कोर करना ही है। एंड एडीक्यूटी के पीछे के पेपर्स का ट्रेंड देखें तो 40 प्लस स्कोर आराम से किया जा सकता है। आज मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे मैथ्स के 5 सेक्शनल एंड पहला मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था उसको बिल्कुल भी ध्यान से नहीं दिया था। मेरा मन नहीं कर रहा था मॉक टेस्ट देने का एंड उसमें मेरा लोएस्ट स्कोर रहा है 30। एंड मैं हर मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज़ कर रही थी, उन टॉपिक्स को पढ़ रही थी। मैथ्स में ज़्यादा मिस्टेक्स होती नहीं है तो वीक टॉपिक्स भी कम ही मिलते हैं। बस वो देखना होता है कि हमने टाइम कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने जब लास्ट 5वां मॉक अपना दिया तो उसमें मेरा स्कोर था 45। तो आप सोच सकते हैं कि हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें तो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थर्ड एंड लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ्स का वो है एनालिसिस। जितने भी मॉक आप दे रहे हैं उनको प्रॉपर एनालाइज करना है एंड उसकी एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी है। जितने भी मॉक्स में क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो उनमें आपको फाइंड करना है कि आपका कॉन्सेप्ट वीक था या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी है या स्पीड की वजह से उसको रॉन्ग कर दिया है, कि हड़बड़ाहट में क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया एंड या आपको चेक करना है कि आपने कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये सब चीज़ें उस नोटबुक में लिखनी है एंड जो क्वेश्चंस आपको नए टॉपिक्स मिल रहे हैं जिनमें उनको भी अलग से नोट करते जाना है। मैंने अपनी नोटबुक बनाई थी 2024 में जिसमें मैंने सारे मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक्स होती है उनके कॉन्सेप्ट लिखे थे एंड अब जब मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो मुझे अभी तक तो कोई नया एक आधे को छोड़ के कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला है, सारे मेरे उस नोटबुक में हैं। मुझे अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नोट करने की नीड नहीं पड़ रही है। ये था मैथ्स के लिए। अगर आप इतना मैथ्स में कर लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 40 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे एंड सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग 40 प्लस मार्क्स एक डिसेंट स्कोर है। एंड लास्ट चीज़ जो मैथ्स में आपको करनी है वो है कि जब आप रात में सोते हैं उससे पहले जो आज के मॉक टेस्ट में टॉपिक आपको मिले थे उनको उस टाइम तो रिवाइज करना ही है, बट साथ के साथ 10-15 मिनट आप जब सोते हैं उससे पहले भी उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके सोना है सो दैट वो आपके माइंड में फिट बैठ जाए एकदम। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। लोग बोलते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं हूँ हिंदी मीडियम से तो मुझे पता है कि कितना फ़र्क पड़ता है हिंदी मीडियम होने से या इंग्लिश मीडियम होने से।
सो आपको थोड़ा और हार्ड वर्क करना है, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सो इंग्लिश को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा वोकैबुलरी सेक्शन, देन होगा ग्रामर, देन होगा कॉम्प्रिहेंशन एंड मॉक टेस्ट। वोकेब में आपको क्या करना है, वोकेब में अब ब्लैक बुक तो आपने जितनी पढ़ी है उतनी पढ़ ली होगी, बट अब आपको क्या करना है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है मैंने वैसे 2-3 पीडीएफ्स, और बाकी जो बची हुई है मैं अब करवा दूंगी। उन पीडीएफ्स में से आपको 2020 से लेके 2025 तक की जितनी भी वोकेब है वो आपको उसमें से अच्छे से कवर कर लेनी है, कि उसमें से अगर कोई वर्ड रिपीट हो तो वो आपके रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एंड इतना आप कर लेंगे तो एक आधा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा उसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। एंड कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही क्वेश्चन आ गया है तो आपकी शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी एंड आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर में आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, जितनी पढ़नी थी आपने पढ़ ली। अब आपको जितने हो सके उतने एरर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड उसमें जो कॉन्सेप्ट आपके वीक हो रहे हैं उसकी मैंने बताई थी कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है एंड उस नोटबुक को ही बार बार रिवाइज करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो भूले भटके हैं वो आपको याद आते रहेंगे एंड उनको एरर प्रैक्टिस के टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। इसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे। तो कॉम्प्रिहेंशन में अब डेली अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे इतने क्यूआरएस, इतने पैसेज एंड क्लोज टेस्ट भी आप करने चाहो तो कर सकते हो। सो इतने तो सोल्व करने ही हैं। आप रीडिंग भी कर सकते हैं, आप इंग्लिश माध्यम या कोई और एडिटोरियल वाला वीडियो आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, बट कुछ भी करके आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वीक नहीं रहना चाहिए। आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। एडिक्विटी ने जब अभी पैसेज पूछे हैं उनमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि जो छोटे पैसेज है ना उनमें क्वेश्चंस ढूंढना डिफ़िकल्ट है, रादर देन आप बड़े जो पैसेज हैं उनमें क्वेश्चन, उसमें पैसेज भी पढ़ने की नीड नहीं है। जो बहुत लंबा पैसेज है उसके डायरेक्ट आप क्वेश्चंस देखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको करने के लिए आपको पैसेज पढ़ने की नीड होगी। वो आपके जो अभी तक आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो आपका जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से ही हो जाती है। सो आपको रीडिंग हैबिट्स बिल्ड करनी है एंड चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना आपको आना चाहिए। इसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट पे। तो वो मॉक टेस्ट में सेम आपको 2025 से लेके पीछे के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक सीजीएल के हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। जो रिपीटर्स हैं उन्होंने 2024 या 2023 के कर रखे होंगे एंड 2025 के अभी कर रहे होंगे या वो भी कर लिए होंगे। मेरे जैसे अभी 4-5 मॉक टेस्ट सेक्शनल बचे हुए हैं 2025 के एंड 2024 के मैंने 1-2 मॉक टेस्ट दिए थे तो उनमें मेरे 45, 47 ऐसे ही स्कोर आ रहा है, बिकॉज़ वो मेरे पिछली बार के अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं। सो मैं अब एक दिन में 4-4, 5-5 मॉक टेस्ट देख के उनको सारों को वापस से ख़त्म करूँगी एंड जो मेरी वीक चीज़ें हैं उनको बस रिवाइज़ करती रहूँगी। एंड आप भी बस यही करना कि 2025 से लेके पीछे के जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनको अच्छे से कर लें, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम की बैकबोन ही है पीवाईक्यू क्वेश्चंस, चाहे पेपर कोई सी भी कंपनी बनाए। 2025 में आपने देखा होगा कि 2016-17 के भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इससे पीवाईक्यू की अहमियत आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड पीवाईक्यू में भी आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सब एग्ज़ाम्स के करने हैं। ये नहीं है कि सीपीओ का क्वेश्चन है तो वो सीजीएल में रिपीट नहीं होगा, वो रिपीट हो सकते हैं। एंड ज़्यादा फोकस आपको करना है जो वॉइस वाले क्वेश्चन हो गए, नरेशन वाले क्वेश्चन हो गए, होमोनिम्स हो गए वोकैब में, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गई। सो इतना सब आप करने के बाद आप इंग्लिश में भी 40 टू 45 के बीच में स्कोर कर सकते हैं, अगर लास्ट टाइम जैसा ही एग्ज़ाम आता है तो। एंड डिफ़िकल्ट आएगा तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट आएगा, सो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको अपनी प्रोसेस को ट्रस्ट करना है एंड आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में जितने हो सके उतने सेक्शनल्स देने हैं एंड रीजनिंग में आपको किसी भी रैंडम पजल या रैंडम सीरीज़ में फंस के नहीं रहना है। जितने हो सके पीवाईक्यू सेट्स प्रैक्टिस करना है। प्लेटफॉर्म वाले मॉक टेस्ट रीजनिंग के एकदम इररेलेवेंट होते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के उठा के देख लो। सो उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है एंड
पीवाईक्यू पे ही स्टिक रहना है। एंड उसके बाद जितने भी न्यू टॉपिक्स एडीक्यूटी ने पूछे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, उन सारों को कवर करना है। जो आपका वीक टॉपिक है उनमें से उसका लेक्चर लेना है, उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कैसे भी करो बट उनको अच्छे से करो। मैं एक्स्ट्रा फोकस करना है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि मेरे जैसों के हमेशा रॉन्ग ही होते हैं। सो आप भी उनको अच्छे से कवर कर लेना, बिकॉज़ रीजनिंग ही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है एंड हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो इसमें तो कम से कम अपना 45 प्लस स्कोर होना ही चाहिए। एंड मॉक टेस्ट में भी मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी 95% से अबव रहे। इसमें तो हम रॉन्ग क्वेश्चंस अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सो ये करना है आपको रीजनिंग में। अब आते हैं लास्ट सब्जेक्ट जो कि बहुत ख़तरनाक सब्जेक्ट है, जो कि है जीएस। सो जीएस में आपको सबसे पहले फोकस करना है कोर सब्जेक्ट्स पे, देन आपको जाना है स्टैटिक जीके एंड उसके बाद करना है करंट अफेयर्स। सो कोर सब्जेक्ट्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पॉलिटी करें, देन हिस्ट्री, देन इकोनॉमी एंड उसके बाद ज्योग्राफी एंड साइंस करें। आई आई नो कि इकोनॉमी के इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, पॉलिटी से भी ज़्यादा थे किसी किसी शिफ्ट में, बट जिनको इकोनॉमी ज़्यादा समझ नहीं आती है वो अपना पूरा टाइम उसमें ही इन्वेस्ट करके बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाएंगे। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि हिस्ट्री में भी डिसेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आप इन दो सब्जेक्ट पॉलिटी एंड हिस्ट्री को पहले करें एंड इसके बाद इकोनॉमी के जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं उनको करें। एंड ज्योग्राफी से ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे थे, बट जो मेजर टॉपिक्स हैं जैसे रिवर्स हो गए, हिमालयाज़, मिनरल्स, ह्यूमन ज्योग्राफी, इनको तो अच्छे से कर ही लेना। एंड उसके बाद आप स्टैटिक जीके में सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, पूरा स्टैटिक जीके रिवाइज करने नहीं लग जाना है। एंड जीएस में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी बुक्स हाथ आती है आपकी, जो भी पीडीएफ मिलती है, उन सबको पढ़ने नहीं लग जाना है। अब टाइम बस इतना ही है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम रिवाइज करेंगे, जो अपन ने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, तभी वो अपने माइंड में रहेगा एंड तभी उस टाइम हम उसको रिकॉल कर पाएंगे। सो स्टैटिक जीके में बिल्कुल सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। एंड देन करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, तो करंट अफेयर आपको 2026 में जब तक सीजीएल नहीं हो जाता तब तक का पढ़ना है। अब करंट अफेयर में पूछने को कहीं से भी पूछ सकता है, बट जो मेजर टॉपिक्स होते हैं जैसे स्कीम्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई एंड और भी जो करंट के मुद्दे हैं उनका आप स्टैटिक पढ़ लो कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है। सो स्टेटमेंट वाले जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो इनका स्टैटिक पार्ट होता है उससे। सो अगर होना होगा तो वो उससे हो जाएगा, एंड नहीं तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। एंड जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू क्विज़ेस या पीवाईक्यू सेक्शनल्स देने हैं, सो दैट आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखें। नॉलेज इकट्ठा करने से ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे माइंड में कब आनी चाहिए। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमने ये कहाँ पढ़ा था या क्या पढ़ा था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप कोई टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले उसको एक बार माइंड में रिकॉल करें कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें मुझे पता है, एंड जो चीज़ें याद नहीं आ रही है उनको वापस से उन पे फोकस करना है, सो दैट जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो पॉइंट्स अपने माइंड में क्लिक करें कि मैं ये चीज़ भूल रहा था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऐसा ही है कि आपको 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं एंड एक भी नहीं आ रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सो ये था जीएस के लिए। लास्ट में बस मैं यही कहूँगी कि ये 40 डेज़ ही डिसाइड करेंगे कि आप अपना स्कोर कितना बूस्ट कर सकते हैं। इतने दिन आपने कितनी मेहनत की है ये उसको भी हाइड कर देगा अगर आप सही डायरेक्शन में इसको करते हैं तो। हर दिन अपना बेस्ट देने का ट्राई करना है। अगर मॉक में कम नंबर भी आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है। कम पढ़ना है बट बहुत अच्छे से पढ़ना है जो भी पढ़ रहे हो उसे। एंड खुद पे ट्रस्ट रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, एंड अपन करेंगे डेफिनेटली। सो मैं भी अब डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मैं वीक में 1 या 2 वीडियो पोस्ट करूँगी जो कि बहुत रेलेवेंट हो या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो। सो आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए जितना हो सके, कम से कम फाइनल एग्ज़ाम तक तो। एंड अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।